हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का वीडियो है गृह विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि जीआईसी लेक्चरार के स्टूडेंट्स हैं। यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरार होम साइंस के विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो है। और इतना टाइम हो गया उसके लिए सॉरी, मैं बहुत टाइम से आपको नहीं पढ़ा पाई। मैं बहुत बिजी हो गई थी, बहुत ज़्यादा मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट हो गया था। थोड़ा फेस्टिविटी भी चल रही है, फेस्टिव सीजन भी है। और मेरा कुछ अपना पर्सनल भी, बहुत कुछ मेरी अपनी खुद की पढ़ाई पर्सनल बहुत ज़्यादा थी, तो मैं नहीं आपसे बात कर पाई। चलिए कोई बात नहीं, आज हम बात कर लेते हैं। तो आज हम जीआईसी लेक्चरार के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे, स्पेशली उन्हीं के लिए ये वीडियो है, होम साइंस के जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं। और हम 50 प्लस जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द टॉपिक इज, सबसे पहले आपके होम साइंस का सिलेबस देखिए। जैसा कि आपको पता ही है, ये सिलेबस मैंने टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, दोनों पर आपको फुल सिलेबस सेंड किया हुआ है। और इसमें भी जो है आपके 40 क्वेश्चन आपके जीएस से होंगे, ये आपको पता है, जनरल साइंस से होंगे, मतलब जनरल नॉलेज से होंगे। और 80 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट होम साइंस से होंगे। टोटल आपके 120 क्वेश्चन होंगे। 200 आई थिंक 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और 2 आवर्स मतलब 2 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। 2 घंटे का आपका एग्जाम है। प्लस सबसे बड़ा पॉइंट नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये क्वेश्चन, ये जो पेपर है, इसका लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। ये टीजीटी पीजीटी जैसा एग्जाम नहीं है जिसमें उन्हें खुद को नहीं पता होते हैं कि किसका उत्तर सही है। 10 से 15 प्रश्न के उत्तर वो गलत देते हैं। ये वैसा एग्जाम नहीं हो जाता, क्योंकि इसमें जब जीएस आती है, एक आध क्वेश्चन का मैं मान सकती हूँ, लेकिन 10-15 क्वेश्चन में डाउट नहीं रह जाता बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेवल है वो बहुत हाई होने वाला है। मेरे कहने का मतलब है कि नेगेटिव मार्किंग है और जीएस का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। 40 क्वेश्चन जीएस के बहुत मायने रखते हैं। आप केवल 80 प्रश्न अपने होम साइंस से करके कभी पास नहीं हो सकते, क्योंकि आप 80 प्रश्नों में भी ज़्यादा से ज़्यादा 70 क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे, ठीक है। वो भी नेगेटिव मार्किंग है जहाँ पर, उसमें भी आप 70 क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। वो भी तब जब आप बहुत मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो 70 से तो आप किसी हाल में पास नहीं होने वाले। उसमें आपको जीएस का होना, आपको आना बहुत कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि 40 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, बहुत मतलब बड़ा वेटेज है ये। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस, आपका पैटर्न, जो कि आपको ऑलरेडी पता भी है और आप, मुझे लग रहा है, पूरी तैयारी कर भी रहे होंगे। तो चलिए फिर, मेरा थोड़ा सा सपोर्ट है आप सबके लिए, थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा आज का वीडियो, और मिक्सअप रहेगा, ठीक है। आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मिक्सअप रहेंगे और आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला है कि वृक्क को कहते हैं आपके किडनी। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? बोमैन कैप्सूल, माल्पीजियम, कार्पल्स, पिरामिड या नेफ्रॉन? तो नेफ्रॉन, ये मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है गाइस, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में आपके बोमैन कैप्सूल होता है, वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है। आपके जीआईसी में ही बोमैन कैप्सूल की शेप भी पूछी गई है। ये क्वेश्चन आया है कि बोमैन कैप्सूल की जो शेप होती है वो क्या होती है। तो आप लोग वो देख लीजिएगा, वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपने देखा भी होगा। तो नेफ्रॉन आपके क्या है? किडनी की वर्किंग यूनिट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र, मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो बच्चों के लिंग का निर्धारण करते हैं? केवल एक्स, केवल वाई, आरएच फैक्टर या एक्स और वाई दोनों? तो एक्स और वाई दोनों जो हैं वो आपके बच्चे का क्या करते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। फीमेल में आपके एक्स और एक्स पाया जाता है, मेल में आपके एक्स और वाई पाया जाता है। जब एक्स और एक्स मिलते हैं तो आपके क्या होता है? गर्ल चाइल्ड होती है। और एक्स और वाई मिलते हैं आपके तो बॉय चाइल्ड होता है, ठीक है। तो एक्स और वाई दोनों ही जो है आपके सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, सेक्स डिटरमिन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लिंग निर्धारण के लिए। नेक्स्ट देखिए, वर्णांधता है। जो वर्णांधता है वो कैसी बीमारी है? आपके हीनता जन्य रोग है, चयापचयिक रोग है, मतलब कोई मेटाबॉलिक डिजीज है, या आनुवांशिक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कलर्स की जो है लोगों को नहीं दिखाई देता है। मैंने ये पढ़ाया हुआ है वर्णांधता, और ये आपके जेनेटिक डिजीज है। मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर करके भी एक वीडियो डाला हुआ है, उसका लिंक भी शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा सभी आपके जितनी भी टाइप्स की बीमारी हैं, चाहे वो आपके वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली, फंजाई से होने वाली, बहुत बार इनके क्वेश्चंस कराए हैं और टीजीटी पीजीटी में आपको देखने के लिए भी मिले हैं। और आपको हर बीमारी का कॉजिंग एजेंट याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आनुवांशिकता की आधारभूत इकाई क्या है? मतलब जेनेटिक की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? जैसे हम पढ़ते हैं तो इनकी आपकी हो जाएगी जीन। क्या होती है? जीन। डीएनए में आपके क्या चिपके होते हैं? जीन चिपके होते हैं, ठीक है। तो जो आधारभूत इकाई अगर आपसे पूछे, फंडामेंटल बेसिक यूनिट पूछे, तो वो जीन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 22 जोड़े क्रोमोसोम्स क्या कहे जाते हैं?
ये टॉपिक मैंने आपको सेल डिवीजन में पढ़ाया था, ऑटोसोम और ऑलोसोम वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अब अगर आपको आता है बहुत अच्छा है, नहीं आपने देखा है तो आप वहां जाके देख लेना। मैंने आपको सेल डिवीजन पढ़ाया है, कोशिका विभाजन। तो आपके 22 जोड़े होते हैं, उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, जो एक से होते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है, जोड़े कितने पाए जाते हैं आपके गुणसूत्र के? 23 जोड़े। ठीक है, टोटल कितने होते हैं क्रोमोसोम्स? 46। इसमें 23 में भी 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, एक जैसे होते हैं। एक जो होता है वो अलग होता है, 23वें नंबर वाला, उसे ऑलोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा, और मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, मतलब सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। तो सोलर एनर्जी का यूज कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। किसके लिए करते हैं? रेस्पायरेशन के लिए करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा आपके? प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स सोलर एनर्जी के मतलब प्रेजेंस में, सोलर एनर्जी की उपस्थिति में केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नर्सरी स्कूल का उद्देश्य क्या है? जो नर्सरी स्कूल होते हैं, अच्छा शरीर गठन, पर्याप्त गत्यात्मक समन्वय, गत्यात्मक मतलब आपके प्रॉपर मोटर डेवलपमेंट होना बच्चे का, स्वास्थ्य की अच्छी आदतें विकसित करना, बिल्कुल दोनों ही पॉजिटिव हैं। संवेगात्मक परिपक्वता मतलब इमोशनल जो बच्चे में मेच्योरिटी है वो आना, अच्छी अच्छी आदतों को डेवलप करना, तो सभी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम योजना में यह होना चाहिए। आप प्लानिंग करते हैं, जब प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं किसी भी स्कूल के लिए, आप कोई भी सब्जेक्ट प्लान करते हैं, तो आप कैसे प्लान करते हैं? प्रतिदिन की योजना बनाते हैं, ऑब्वियसली प्रतिदिन की, कि आज हमें क्या बनाना है। डेली प्लान बनाते हैं, डेली लेसन प्लान बनाते हैं। दीर्घकालीन योजना बनाते हैं, मतलब पूरे एक टर्म का, पूरे एक ईयर का आप सिलेबस प्लान करते हैं, ऑब्वियसली। और अंशकालिक योजना मतलब छोटी छोटी योजनाएं बना लेते हैं। चलिए कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसे फॉर एग्जांपल अंशकालीन योजना में कुछ भी हमने मान लो एकदम रैंडम कुछ हमें आया कि चलो ये बच्चों को कराते हैं, तो वो भी हम करते हैं, तो ये सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। भारतवर्ष में 1920 में प्रथम मॉन्टेसरी स्कूल का आरंभ किसने किया था? तो ये आपके गीजूभाई बड़े का हो जाएगा। मुझे तो इसमें गीजूभाई बड़े का आंसर सही लगा है, और यही होना भी चाहिए। गीजूभाई बड़े का, जिन्होंने 1920 में मॉन्टेसरी स्कूल का आरंभ किया था भारत में। एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से गीजूभाई बड़े का होना चाहिए, जो कि गुजरात से थे। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो थोड़े मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स, जो आपको हेल्प करेंगे। मिक्सअप का मतलब है यहाँ पे आपको जीएस के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डाला है, क्योंकि लेवल अच्छा होगा तो अच्छे ही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। ट्राइसेम, ट्राइसेम का ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसकी स्थिति में सुधार लाना? तो आपके वो रूरल जितने भी आपके अनएम्प्लॉयड मतलब जो ट्रेनिंग किसको प्रोवाइड की जाती है? गांव में रहने वाले आपके युवाओं को। ठीक है, तो ग्रामीण युवकों के लिए आपके ट्राइसेम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने आपको बताया ना कि हम मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? आपके में हिस्ट्री आएगी, इंडियन हिस्ट्री आएगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इंडियन पॉलिटी आएगी, इंडियन जियोग्राफी आएगी, वर्ल्ड जियोग्राफी आएगी, एंड आपके में करंट आएगा। करंट तो आप समझ लीजिए लास्ट 2020 दिसंबर से आप करंट देख रहे हो, तो आपके में करंट आएगा। ठीक है, जनवरी से लेकर के अगस्त तक का करंट तो आप समझ लीजिए 100% आएगा। तो अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं करंट की, तभी आप करंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। तुक्का मत लगाइएगा, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, आपके सही जो है आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो हमारे भारत में आए ब्रिटिशर्स और जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। तो किस युद्ध के बाद ये हमारे देश में बस गए, मतलब इन्होंने एकदम निर्णायक हो गया, ये जीत गए, तो वो थी आपके बक्सर की लड़ाई। कौन सी थी? बक्सर की लड़ाई। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको पढ़ लेने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मीर कासिम उस समय कौन था? अवध का नवाब था, और मुगल सम्राट भी थे उस समय। उस समय उनकी सम्मिलित सेना थी, मतलब वो लोग सब मिलके इनसे लड़े थे अंग्रेजों से 1764 में। कब हुआ था ये? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो कौन जीता? अंग्रेज जीते। उन्होंने जो है मतलब ये निर्णायक कर दिया था कि अब वो भारत में रहेंगे और भारत पूरा उनका है, पूरा का पूरा आधिपत्य उन्होंने बना लिया था उत्तर भारत में। ठीक है, और अगर प्लासी के युद्ध की बात की जाए, एक प्लासी का युद्ध भी हुआ था, तो वो बंगाल में हुआ था। वहां बंगाल में जो थे अंग्रेज जीत गए थे और उन्होंने अपनी स्थिति को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लिया था। और बक्सर की जब लड़ाई हुई थी, बक्सर में उन्होंने पूरा उत्तर भारत जीत लिया था। ठीक है, दावा कर लिया था कि ये हमारा ही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट। आपके अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन से नेता कभी भी सम्मिलित नहीं हुए? वो कौन से नेता थे आपके जो कभी सम्मिलित नहीं हुए? वो महात्मा गांधी जी थे। अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब वो नहीं थे वहाँ पर, जब आज़ादी का सब लोग जश्न मना रहे थे। वो बंगाल में नोआखली हो रहा था कुछ, वो वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो उनको वो शांत करा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। वो कभी भी सम्मिलित नहीं हुए स्वतंत्रता दिवस के फ्रीडम में आपके समारोह में। नेक्स्ट देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड 1926 में ये प्रकाशित हुआ था। ये कहाँ से प्रकाशित होता था? ये आपके जो है कलकत्ता से, ठीक है, कलकत्ता से आपके जो है ये प्रकाशित होता था और इसके संपादक आपके जुगल किशोर शुक्ल थे। अब इसको यहाँ पर 1926 दे दिया है और आंसर में इसके 1826 होता है, लेकिन ये मैं आपको एक बार चेक करके बताऊंगी कि उदंत मार्तंड किस ईस्वी से प्रकाशित हुआ था। ये 1926 तो नहीं है, ये 1826 ही होगा। मैं एक बार आपको चेक करके बता दूंगी। फिलहाल ये कलकत्ता से होता है। और कौन करते हैं, इनके संपादक कौन थे आपके? तो जुगल किशोर शुक्ल थे। क्वेश्चन में ही गलत पूछा हुआ आई थिंक। चलिए मैं फिलहाल देख लूंगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? ये आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश से जो सीमा नहीं बनाता है वो आपके नागालैंड नहीं बनाता। ठीक है, बांग्लादेश से आपके बहुत सारे राज्य सीमा बनाते हैं। इसमें आपके नागालैंड जो राज्य है ये नॉर्थ ईस्ट में है, ये आपके नहीं बनाता। ठीक है, और बांग्लादेश भी आपके ईस्टर्न में, नॉर्थ ईस्टर्न में ही आ जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो भी बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, मिजोरम बनाता है, मेघालय बनाता है, असम बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी जो आपके उत्तराखंड से निकलती हैं वो आपकी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में आती हैं, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं गंगा नदी। तो बांग्लादेश में उन्हें किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी भी आपके जो है वो बांग्लादेश में आती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपके ऊपर से निकलती है, मतलब मान सरोवर के पास से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, उसका उद्गम तिब्बत से है। ठीक है, और वो आपके अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह होते हुए पश्चिम बंगाल नहीं, असम वगैरह होते हुए, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ब्रह्मपुत्र नदी में। तो जब ये दोनों मिलती हैं, गंगा मिलती है, ब्रह्मपुत्र मिलती है आपस में, उस संगम को आपके मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना। जहाँ पे ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती हैं उस संगम को आपके मेघना कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को आपके बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हैं जो कितनी बार पूछे गए। समझ में आ रहा है आपको? आपके क्या बोला जाता है? जमुना। किसको बोला जाता है जमुना? ब्रह्मपुत्र को। और ये दोनों जहाँ मिलती हैं उसको मेघना बोला जाता है। ठीक है, मेघना के रूप में ही ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपके अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आपके अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। लगातार 6 वर्ष तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और ये हमारे शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में किसकी तिथि सही नहीं है? अगर आपने नेशनल मूवमेंट पढ़े होंगे तो किसकी जो है आपके जो डेट है वो ठीक नहीं है, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन 1940 में, या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब जो पहली फ्रीडम फाइटिंग हुई थी 1857 में। तो इसमें कौन सा जो है आपके आंसर सही नहीं है? इसमें आपके भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में स्टार्ट हुआ था। इसी आंदोलन में जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये जो है पेयर ये आपके ठीक नहीं है, बाकी सभी पेयर आपके बिल्कुल ठीक हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1942 में स्टार्ट हुआ था। और इसी आंदोलन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा कब दिया था उन्होंने? तो इसी आंदोलन में दिया था। और इस आंदोलन को आपके अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग जो है इस आंदोलन की वो 8 अगस्त को हुई थी 1942 को। ठीक है, बंबई में हुई थी ग्वालियर टैंक से। तो इसलिए इसको आपके अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने राष्ट्रीय उद्यान है और क्या दिए हुए हैं?
उनके राज्य दिए हुए हैं, तो कौन सा नहीं सुमेलित है? देखिए, बांदीपुर कर्नाटक बिल्कुल ठीक है, राजाजी उत्तराखंड बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड से 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं आपसे। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। एक आपसे पूछा जाता है जिम कॉर्बेट कहाँ है? जिम कॉर्बेट बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो फेवरेट क्वेश्चन है इनका, तो वो आपके उत्तराखंड में है और इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क था, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, बिल्कुल ठीक है। पिन वैली, पिन वैली जो है आपके ये हिमाचल प्रदेश में है, ये आपके जम्मू कश्मीर में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में। ये लाहौर और स्पीति जिला है, लाहौल और स्पीति उस जिले में स्थित है। तो पिन वैली सही आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कि ये सही से सुमेलित नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर जो है आपके भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदियां आपके देवप्रयाग में, उत्तराखंड में देवप्रयाग में मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी संगम के बाद जो अलकनंदा और भागीरथी नदी जो संगम होता है, इसी को गंगा बोला जाता है, ठीक है। वो फिर नदी आगे बढ़ के क्या बोली जाती है? गंगा। ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलके क्या बनाती हैं? गंगा। और ये मिलती कहाँ है दोनों? देवप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। चलिए आगे देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको हेल्प करेगा, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगी। आप फीडबैक देंगे कि मैम ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अदरवाइज आपको नहीं सही लगेगा, जीएस आपको पढ़ना इस तरीके से नहीं सही लगेगा, तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो बालिका विद्यालय योजना है, इसका आरंभ किस वर्ष में किया गया था? आपके 2004, 2010 या आपके 2005, 2012? तो इसका 2004 में किया गया था। क्यों किया गया था? जितनी भी अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे थे, उनको मतलब उन बालिकाओं को जो है अच्छे से प्राइमरी एजुकेशन मिल सके, वो मतलब अच्छे से उनकी एजुकेशन हो सके, इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था 2004 में भारत सरकार ने, ठीक है। और 2007 में जो थी ये योजना सर्व शिक्षा अभियान में आपके मिक्स कर दी गई थी 2007 में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? किस में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है? मिर्च में, कुमड़े में, मटर में, मूली में? तो आपके मिर्च में पाया जाता है। अगर इन सब ऑप्शंस में देखें तो अगर आप 100 ग्राम मिर्च लेते हैं तो उसमें 143.7 मिलीग्राम आपके क्या पाया जाएगा? विटामिन पाया जाएगा। जबकि कुमड़े में, मटर में, मूली में कम पाया जाएगा। सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है विटामिन सी? आपके मिर्च में। इसके अलावा आपके शिमला मिर्च में भी विटामिन सी की मात्रा अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग आपके लाल होता है? तो आप आराम से लगा देंगे, लाइकोपिन के कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है। नाउ द नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आपके पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन, जिसको आपके फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं, वो कौन से होते हैं? वो आपके जो है इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, साइटोकाइनिन है। तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन, ठीक है। इसको आपके फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं, साइटोकाइनिन भी बोलते हैं, और ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन, ये भी सब इसके आपके उदाहरण हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा पादप हार्मोन में साइटोकाइनिन। इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं? ऑक्सिन हो सकता है, जिब्रेलिन हो सकता है, एथाइलिन हो सकता है। ये सब आपके पादप हार्मोन है, प्लांट्स हार्मोन है, ठीक। जबकि थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन तो आपके कौन से हार्मोन है? मतलब आपके ह्यूमन हार्मोन है, आदमियों लोगों में, ह्यूमंस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, गोल्डन चावल आपके एक बहुत अच्छा सोर्स है किसका? तो विटामिन ए का। विटामिन ए का जो है गोल्डन राइस बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए आपके ग्राम पंचायत में 30% आरक्षण जो है वो किया गया? कौन सा आपका जो है संशोधन किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 73वां संविधान संशोधन, जो 73rd संविधान संशोधन है आपके, ये पंचायत से रिलेटेड है। और 74th जो अमेंडमेंट है आपके, वो नगर पालिका से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? नगर पालिका से, नगर निगम नगर पालिका से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन, इसी में जो है आपके ये 30% आरक्षण वाली बात कही गई है फीमेल्स के लिए। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने, मतलब कि जो एज है ना आपके वोट देने की जो एज है वो घटा दी गई थी, उसमें एक संशोधन किया गया था, वो कौन सा था? वो संशोधन पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके 61वां संशोधन है, 61वां संशोधन, ठीक है।
इसमें आपके आर्टिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, आपसे अमेंडमेंट भी पूछे जा सकते हैं। एक मैं आपको बता देती हूँ, मनी बिल वाला अमेंडमेंट। मनी बिल किस आपके अमेंडमेंट नहीं, सॉरी, मनी बिल आर्टिकल, मतलब जो मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है, वो किस आर्टिकल में है, तो वो आपके 110 में है। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे? धन विधेयक के आगे क्या लगा होता है? मनी। मनी बिल को ही तो धन विधेयक बोलेंगे। तो मनी कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, एम, ऐसे। तो ये एम में आपको क्या हटा देना है? ये दोनों हटा देने हैं, और 110 इस ट्रिक से आप उसको याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मुझे एकदम से याद आ गया, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपके मनी बिल जो है किस अमेंडमेंट में है, आपके मतलब किस आर्टिकल में है, सॉरी अमेंडमेंट तो संशोधन होते हैं, किस आर्टिकल में है? तो 110 नंबर वाला आर्टिकल जो है उसमें आपके मनी बिल की बात कही गई है, धन विधेयक की बात कही गई है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। जो बच्चे जीएस की तैयारी कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, 24 जनवरी 2021 को आपकी किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू करी गई थी और पंख अभियान शुरू किया गया था? तो ये आपके हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसमें आपके आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? शिवराज सिंह चौहान थे। और पंख की फुल फॉर्म क्या है? पंख की फुल फॉर्म है, पी से है प्रोडक्शन, ए से है अवेयरनेस, एन से है न्यूट्रिशन, के से है नॉलेज, और एच से है आपकी हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपके चल रहा है कार्यक्रम, योजना जो चल रही है, उसी से पंख अभियान शुरू किया है। ठीक है, पंख अभियान। और पंख का आपको मैंने फुल फॉर्म बता दी, प्रोडक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ एंड हाइजीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? हर्षवर्धन के बारे में आपने पढ़ा है, अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। पुष्यभूति वंश में शासक थे हर्षवर्धन, जिनके समय में चीनी यात्री हेनसांग आया था। कौन आया था? चीनी यात्री हेनसांग आया था। उसको नालंदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, ऐसे मतलब टीचर बना दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी में। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने जला दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में उसका सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली डायनेस्टी थी, आपके दिल्ली सल्तनत, जब मोहम्मद गौरी आया था तब उसका गुलाम था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहीं छोड़ गया था, जिसकी वजह से आपके गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो उसके साथ आया था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। क्लियर है, मतलब पूरा खाक कर दिया था। बहुत सारा बौद्ध जो वहाँ पे टीचर्स थे उन्हें मार दिया था और नालंदा को खत्म कर दिया था, जला दिया था। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हर्षवर्धन को फिलहाल किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था? आपके पुलकेशिन द्वितीय। मतलब ये पुलकेशिन द्वितीय इतना बढ़िया चालुक्य वंश था जो आपके इधर साउथ में था, उसका इतना बढ़िया, इतना शक्तिशाली शासक था कि इसने हर्षवर्धन को, जो आपके बीच में क्या पड़ता है, अगर हम भारत की बात करें, भारत बना ले, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से भारत बना ले हम, तो ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट, यहाँ पे आपके विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और हर्षवर्धन यहाँ था, विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं, तो जब वो नीचे आ रहा था तो यहाँ पे नर्मदा नदी है, विंध्याचल पर्वत के बाद नर्मदा नदी है, फिर आपके सतपुड़ा है, सतपुड़ा के बाद आपके ताप्ती है, और ये जो नर्मदा और ताप्ती हैं ये दोनों आपके पश्चिम में गिरती हैं। ये क्वेश्चन दसियों बार पूछा गया है एग्जाम में कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा है और आपके ताप्ती है। बाकी सारी नदियां आपके कहाँ गिरती हैं? बाकी सारी नदियां आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अरब सागर में आपके नर्मदा, ताप्ती और आपके और भी नदियां हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, इसके अलावा आपके माही नदी है, वो भी आपके जो है इधर गिरती है। माही नदी है, कौन सी नदी है, एक सेकेंड मैं बताती हूँ, मैं मेरे अपने खुद के यहाँ लगा हुआ है। तो साबरमती नदी जो है आपके वो गिरती है अरेबियन सी में। और बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है? आपके बंगाल की खाड़ी में गंगा है, यमुना है, और आपके महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब बंगाल की खाड़ियों में गिरती हैं। बड़ी बड़ी नदियां हैं ये, मेन, क्योंकि हर नदी की सहायक नदियां भी होती हैं। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है आपके पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, ये पूछा जाता है। तो मैं जो बता रही थी, आपके जो पुलकेशिन द्वितीय था ये यहाँ थे, साउथ में थे। तो ये जब विंध्याचल पहाड़ी को पार करके नर्मदा नदी मिली, तब वहीं पर इन्होंने इसको हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। मैं आपको जितना मुझे पता है, जितनी मेरी जीएस है, मैं आपको सब बताती चलूंगी, तो आपको हेल्प करेगा।
CU की, ये अभी जो पैट एग्जाम हुआ है ना, पैट समझते हैं आप, पैट एग्जाम कराया है यूपी गवर्नमेंट ने, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भी आपके विदेशी यात्री आए हैं उन्हें आप लाइन से लगाइए। तो उसका आंसर था फाइयान हिंसांग, देन आपके अरे सर टॉमस रो, क्योंकि वो जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो फाइयान जो है आपके, उसकी जो आपके पुस्तक थी वो भी चीनी यात्री था, उसका नाम था आपके फा यू की। क्या है आपके? फा यू की। तो ये आप ऐसे याद रखेंगे, फाइयान की पुस्तक का नाम क्या है? फायू की। तो फाइयान का फा और इसकी पुस्तक का में फा। जबकि सी यू की जो है वो हेनसांग की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? हेनसांग की। मतलब ये जो नामक यात्रा विवरण इन्होंने जो बनाया है, यात्रा विवरण बनाया है जिसमें इन्होंने भारत के बारे में बताया है, तो फाइयान की कौन सी है? फायू की। और हेनसांग की कौन सी है? सी यू की। तो हेनसांग से अगर पूछा जाए आपके, तो सी यू की जो है वो हेनसांग की है, जबकि फाइयान की कौन सी है आपके? फा यू की। क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप सो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, वो किस जगह से संबंधित थे? बनारस, कौशाम्बी, गृहव्रत, चंपा। तो वो बनारस से संबंधित थे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दो ये समाज सुधारक मतलब आप समझ लीजिए धर्म थे, जो कि एकदम से आए थे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, जब वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो जाती है उसके बाद। ये जो है ऋग वैदिक आपके 4 वेद हैं, ये सब आपने पढ़ा है ना, इनसे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं जीएस में। तो ये आपके क्या थे? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ आपके बनारस से थे। ठीक है, आगे देखिए। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया? मैंने अभी आपको पढ़ाया, करो या मरो का जो उन्होंने नारा दिया था वो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, जो कि 1942 में हुआ था। 1942 में। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? जो शिवाजी का, जो छत्रपति शिवाजी थे, इनका औपचारिक राज्याभिषेक आपके रायगढ़ में हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, दिल्ली में जो पुराना किला है आपके जू के पास, दिल्ली में पुराना किला है ना जू के पास, जो लोग दिल्ली के होंगे वो घूमने गए होंगे, कुछ लोग बाहर से भी आके घूमने गए होंगे। ये बनवाया किसने है? ये भी चीजें पूछ ली जाती हैं, जैसे आगरा का लाल किला किसने बनवाया है और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। तो आप बहुत कंफ्यूज होते होंगे। देखो, आगरा में जो है किसने, मेन जो इमारत है बहुत फेमस है, वो क्या है? ताजमहल है। ताजमहल किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। तो बस आपको कैसे याद रखना है कि आगरा में जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनवाया है, तो उसका किला उसने नहीं बनवाया है। किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया है। और दिल्ली में फेमस कौन था? अकबर था, लेकिन किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। जस्ट अपोजिट है, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है। और जो दिल्ली में ये पुराना किला है जो जू के पास है, वो आपके शेरशाह सूरी ने बनवाया है। किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। ये आपके अफगान शासक थे, इन्होंने हुमायूं को पराजित किया था चौसा के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में, और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर हुमायूं का राज हुआ था, जो कि सीढ़ियों से गिर के मर गया था। जब आप मुगल डायनेस्टी में जाते हैं, बाबर पढ़ते हैं, हुमायूं पढ़ते हैं, अकबर पढ़ते हैं, फिर जहांगीर पढ़ते हैं, फिर शाहजहां पढ़ते हैं, और फिर औरंगजेब पढ़ते हैं। औरंगजेब ने क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा बनवाया था, जो कि औरंगाबाद में है। ठीक है। चलिए, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, आपको मतलब इतनी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो अभी हमने बात करी थी, नवाब कौन था? मीर जाफर था। और लड़ाई किससे हुई थी? मीर कासिम से हुई थी। नवाब मीर जाफर था। ठीक है, लड़ाई मीर कासिम और आपके मुगल डायनेस्टी के भी लोग थे, उन सब के साथ हुई थी अंग्रेजों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपके कानपुर में है। कहाँ है आपके? कानपुर में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस आप कब मनाते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में एनवायरमेंट और इकोलॉजी आएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है? तो जो आपके दिल्ली में जू है ना, जू, दिल्ली का जो चिड़ियाघर है, इसी को आपके राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान कर दिया गया था 1982 में। विकिपीडिया में आप देखेंगे तो इसे दिल्ली में दर्शनीय स्थल शीर्षक बोला गया है, राष्ट्रीय जैविक उद्यान लिखा गया है। ठीक है, इसीलिए इसको नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन इसका नाम कर दिया गया। और इसके और भी नाम हैं, जिसमें आपको नेशनल जूलॉजिकल पार्क भी ये देखने के लिए मिलेगा। तो ये दिल्ली का चिड़ियाघर है, जिसको आपके राष्ट्रीय जैविक उद्यान के नाम से जानते हैं, नई दिल्ली में ये है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा जो प्राधिकरण है वो उसका गठन किया गया था?
तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 85 में। जब आपके राजीव गांधी जी थे तो फरवरी 1985 में जो है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण गठन किया गया था, और 1995 में जस्ट 10 साल के बाद इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया, एनआरसीए कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एनआरसीए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल रिवर कंजर्वेशन। ए से क्या हो जाएगा? प्राधिकरण को शायद एसोसिएशन बोल देंगे, तो यही हो जाएगा एनआरसीए। ठीक है, इसकी देख लेना ए से क्या है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी जनसंख्या पाई जाती है, मतलब जनजाति पाई जाती है, कौन सी जनसंख्या वाली जनजाति जो है आपके यूपी में पाई जाती है? देखिए पहले ये थारू था लेकिन अभी गोंड है। क्या है? गोंड। गोंड जनजाति जो है वर्तमान में आपके सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, फिर आपके खरवार आती है या आपको खैरबार कहिए, और देन द थर्ड वन इज थारू है इस समय। पहले जो थी आपके थारू जनजाति थी, 2001 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति थी जो सबसे ज्यादा मात्रा में आपके पाई जाती थी यूपी में। अभी जो है आपके गोंड पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य बैंक मतलब जो बैंक थे 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया था, वो किसने किया था? एक तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुआ था, और कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ठीक है, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस आपकी एक बीमारी है, ये किसका कारण है? तो ये जब आप तंबाकू युक्त गुटखा खाते हैं तब ये प्रॉब्लम आपके कॉज होती है, ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर आपकी कहाँ पाई जाती है? तो मैंने इसको याद भी कराया है ईटी मोस्ट लेयर करके, मैंने स्टार्टिंग में जीएस पढ़ाई थी, ईटी मोस्ट लेयर करके मैंने इसको याद कराया है, ईटी मोस्ट। ठीक है, ईटी मोस्ट। तो आप यहां से चलेंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपके बीच में पाई जाती है ओजोन लेयर, फिर मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। क्लियर है? तो ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है। मीजोस्फेयर को आपके, वो स्ट्रेटोस्फेयर को आपके क्या बोलते हैं? समताप मंडल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आपके ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपने पढ़ा होगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, और आपके जलवाष्प हो गया, ये सब आपके ग्रीन हाउस गैसेस में आता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन आपके ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रक्त का थक्का मतलब ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो विटामिन के हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किसकी वजह से आपके खट्टा हो जाता है? तो ये तो आपको पता ही है, लैक्टिक एसिड की वजह से। और एक आपसे अभी पूछ भी लिया था टीजीटी में, आपके पेशियों में कौन से जम जाता है जिसके कारण थकावट होती है? तो लैक्टिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल एक परियोजना है। भाखड़ा नागल आपके ये जो बोलते हैं एक डैम है, और ये सतलज नदी पर है। ये किस किस राज्य को जो है लाभ देता है, किन किन राज्यों को? तो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लू प्रिंट नामक पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक आपके लिखी है भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने लिखी है ये आपकी इंडियन इकोनॉमिक गांधीयन ब्लू प्रिंट। यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी कहाँ स्थित है? अर्थ आपके सोलर सिस्टम में कहाँ पर स्थित है? शुक्र मंगल के बीच में है, मंगल बृहस्पति के बीच में है, शुक्र बृहस्पति के बीच में है, बुध और शुक्र के बीच में है। तो देखिए जो अर्थ है वो शुक्र और मंगल के बीच में है। सबसे पहले आपके आ जाता है यहाँ पर, अगर ये सन है, मान लीजिए ये सन है, सन। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में कौन सा है? बुध है, फिर कौन सा है आपके? शुक्र है, और फिर कौन सा है आपके? अर्थ है। इसीलिए अर्थ की जुड़वा बहन आपके शुक्र को बोला जाता है। ठीक है, अर्थ जैसा कौन दिखता है? तो शुक्र दिखता है। शुक्र को इसलिए आपके अर्थ की बहन, अर्थ की जुड़वा बहन, इन सब नामों से जाना जाता है। फिर आपके आता है मंगल, और उसके बाद आपके आता है जुपिटर, जो कि सबसे बड़ा है। और मंगल और जुपिटर के बीच में आपके जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट है, मतलब बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के बीच में ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं आपके। और यही जो है कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरते हैं, आपके अर्थ पर गिरते हैं, हर प्लैनेट पर गिरते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं
चांद पर भी जो गड्ढे हैं वो इसी की वजह से हैं। ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये गिरते हैं, चांद पर भी गिरते हैं, इसी वजह से चांद पर इतने ज़्यादा गड्ढे हैं, क्योंकि चांद पर क्या है, अपना कोई भी ऐसा वायुमंडल नहीं है। हमारे अर्थ पे क्या होता है, वायुमंडल है। तो जब कोई क्षुद्र ग्रह हमारी अर्थ पर आता है तो वो वायुमंडल में क्या होता है, बिल्कुल मतलब घर्षण की वजह से जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ इतने हैवी होते हैं कि वो अर्थ तक आ ही जाते हैं, अंदर भी घुस जाते हैं। इसी वजह से हमारी अर्थ जो है वो झुक गई है। आपको पता है हमारी अर्थ झुकी हुई है 23.5 डिग्री, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अर्थ इस तरीके से झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कुछ ज़्यादा ही झुका दी मैंने। 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 23.5 डिग्री। लेकिन अब शायद वो 24 हो गया है, पर आप 23.5 डिग्री ही याद रखेंगे। अर्थ जो है वो अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। क्लियर है? तो ये सब आपके हो गया ज्योग्राफी वाला पार्ट, आपने पढ़ा होगा, आई होप आपको रिवाइज भी हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? भारतीय हीरा संस्थान आपके सूरत में है। कहाँ है? सूरत में, गुजरात में, सूरत में है। क्लियर? और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है राष्ट्रीय आलू संस्थान करके, तो वो शिमला में है। कहाँ है? शिमला में, ठीक है। और चावल संस्थान पूछते हैं तो वो कटक में है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आपके आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दलाल स्ट्रीट कहाँ है? तो दलाल स्ट्रीट आपके मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग की वजह से जो है अलग पाकिस्तान की मांग हुई थी, तो ये आपके 1940 में हुई थी। मुस्लिम लीग की वजह से आपके अलग पाकिस्तान की मांग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा 1940। और पहले आपको पता है ना, जो बांग्लादेश है वो पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। जो 1971 वाली वॉर है उसके बाद उसको क्या बनाया गया है? बांग्लादेश बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र, वो है क्या? वो राजनीति के ऊपर एक बुक है, ठीक है। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है? बिल्कुल नहीं। वो आत्मकथा है? बिल्कुल नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास बताती है? बिल्कुल नहीं। बल्कि वो शासन के सिद्धांत बताती है कि किस तरह से एक राजा को शासन करना चाहिए, राजनीति के बारे में बताती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए आज के। थोड़ा सा आप मैप देख लीजिए, ये मैप है आपके, और ये है आपके सारे, देखिए नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? ये रहा आपके बांग्लादेश, देखिए मेघालय की सीमा लगेगी, आपके बिहार तक की सीमा लग जाती है, और आपके पश्चिम बंगाल की सीमा लग जाती है। नहीं सॉरी, बिहार की नहीं लगती है, एक बार फिर से देखो, बिहार की नहीं लगती है सीमा। बांग्लादेश से आपके पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, और आपके जो है ये देखिए मेघालय की सीमा लगती है, असम की सीमा लगती है, त्रिपुरा की। इसको त्रिपुरा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये 3 ओर से जो है आपके बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। 3 ओर से जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बिहार की सीमा आपके पश्चिम बंगाल से लगती है, झारखंड से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है। क्लियर? और पश्चिम बंगाल की सीमा आपके किस किस से लगती है? तो झारखंड से लगती है, उड़ीसा से लगती है, सिक्किम से लगती है, और आपके बांग्लादेश से लगती है, आसाम से भी लगती है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो यहाँ देख लीजिए आप अच्छे से, एक बार मैप को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। मैप देखना बहुत ज़रूरी होता है, नॉर्थ ईस्ट से जो है स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या है, हिमालय है, सब पढ़ा ही होगा आपने। और यहाँ पे जो है नागा, चिन और मिजो पहाड़ियाँ हैं, ये भी पूछा जाता है। और गारो खासी जो आपके भारत और म्यांमार के बीच में क्या बनाती हैं? सीमा बनाती हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ पूछी जाती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मेघालय में है, गारो खासी जयंतिया। और हर राज्य की आपको जो है उसकी कैपिटल याद होनी चाहिए, ठीक है। हर राज्य की कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ हैं आपके? तो वो आपके मेघालय में है। इसके अलावा विंध्य पर्वत ये आपके बीच में आ जाता है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये ऐसे विंध्य पर्वत है यहाँ। फिर आपके कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। फिर आपके सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं, फिर आपके ताप्ती नदी है, और फिर आपके अजंता आ जाती है। अजंता जो है वो केवल और केवल आपके महाराष्ट्र में आ जाती है, ठीक है। अजंता महाराष्ट्र में आ जाती है। मैंने इस तरीके से बना दिया है, लेकिन आपको ये मैं जो बना रही हूँ, मैं इतना बड़ा मैप नहीं है कि आपको ऐसे मैप में बता सकूँ, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि बिल्कुल भारत को बीचों बीच में अगर आपसे नेचुरली पूछा जाए तो विंध्याचल पर्वत, विंध्य श्रेणी, आप विंध्याचल पर्वत जो है वो अलग करता है।
और विंध्याचल पर्वत है। अब मैंने इतना बड़ा बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ आ गया। तो विंध्याचल पर्वत है, फिर आपके नर्मदा नदी है, फिर सतपुड़ा है, फिर उसके बाद ताप्ती है, फिर अजंता है। ठीक है, अब तो आ गया महाराष्ट्र में अजंता। और केवल अजंता जो है वो महाराष्ट्र में ही है और किसी अन्य राज्य तक नहीं फैली हुई है। थोड़ा ये जियोग्राफी आप देख लीजिएगा। भारत के कितने राज्य जो हैं वो सीमा लगाते हैं, समुद्री सीमा लगाते हैं, तो यहाँ से आपको याद करने हैं सारे राज्य। ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब क्या लगाते हैं, समुद्री सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपके 9 हो गए, इधर 5 है, इधर 4 है, 9। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे मतलब इंपॉर्टेंट लगी, तो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको हेल्प करा होगा आज का वीडियो। अगर हेल्प करा है तो आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपको पसंद करा है तभी मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगी, अदरवाइज नहीं लाऊंगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।